Hi guys, welcome to this another important video of thermodynamics. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट वो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं हमारे वो थोड़े पक्के हो जाएं. एंड एनीवेज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मास्टर एनी टॉपिक इज़ बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसके रिलेटेड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एज वेल एज़ आपको भी आइडिया आता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल की है, राइट. एंड दैट्स द रीज़न वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस with respect to the topics we have covered so far in this chapter called as thermodynamics. Okay, so let us start. The first question is which of the following is a closed system? So वी नो दैट सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं कि हर वो चीज़ जो आपके ऑब्जर्वेशन में है उसे हम सिस्टम कहते हैं. अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आपके लिए सिस्टम हो जाता है. और जो क्लोज सिस्टम था उसके लिए आप जानते हैं क्राइटेरिया क्या था. तो क्लोज सिस्टम के लिए ये होता है कि ऐसा सिस्टम सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, मास एक्सचेंज नहीं कर सकता. सो हियर दे आस्किंग अबाउट क्लोज सिस्टम. तो अर्थ तो आप जानते हैं ओपन सिस्टम है. ओपन कप ऑफ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का अगर आप एक मग लेते हैं तो उसके अंदर से जो स्टीम निकल रहा होता है वो सराउंडिंग के साथ मिल रहा होता है. तो ऑब्वियसली दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम. लेकिन अगर आप ऐसे किसी कप को ढक देते हैं तो उस कप को ढकने के बाद ऑब्वियसली व्हाट हैपन्स इज के उसके अंदर का जो स्टीम या कुछ मटेरियल है, जो मैटर है, वो बाहर नहीं आ सकता. तो देन दैट कप कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर. सो नाउ दिस वुड बी क्लासिफाइड एज क्लोज सिस्टम. सो द आंसर इज सी. The second question is the conditions valid for isolated system, right? So while classifying system we studied different conditions. तो जैसे हम जानते हैं कि ओपन सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों चीज़ें एक्सचेंज करता है, तो उसके लिए डेल्टा ई नॉन ज़ीरो होगा और डेल्टा एम भी नॉन ज़ीरो होगा. क्लोज सिस्टम जो है वो मास एक्सचेंज नहीं कर पाता, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, तो उसके लिए डेल्टा ई जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, बट डेल्टा एम जो है वो ज़ीरो होगा. और आइसोलेटेड सिस्टम आप जानते हैं कि उनकी आइडियल कंडीशंस होती हैं, दे सॉर्ट ऑफ डू नॉट एक्सचेंज एनीथिंग विद द सराउंडिंग. सो उनके लिए डेल्टा ई भी ज़ीरो होता है और डेल्टा एम भी ज़ीरो होता है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द करेक्ट आंसर इज सेकंड का जो आंसर है सही वाला वो डी है, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम अपने सराउंडिंग से ना एनर्जी एक्सचेंज करता है और ना मास. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज विथ क्वांटिटी. तो आई होप आपको एक चीज़ याद होगी कि बेसिकली ऐसी चीज़ें जिनकी जो वैल्यू है वो क्वांटिटी के साथ चेंज होती है, उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. मतलब आप कितना मटेरियल लेते हो, अगर उस पर डिपेंड करती है आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. तो डेंसिटी आप जानते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ऐसा नहीं होता ना कि पानी लिया है आपने और उसको दूसरे बर्तन में डाला और पानी जो है उसमें से निकाल दिया तो नए बर्तन वाले पानी का डेंसिटी चेंज हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होता. ना ही सरफेस टेंशन के साथ ऐसा होता है, ना ही विस्कोसिटी के साथ ऐसा होता है. ऐसा कभी आपने देखा है कि आपने पानी को एक छोटे बर्तन में डाला है तो जो कम वाला पानी है उसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ गई या कम हो गई, अचानक से वो मोटा लिक्विड हो गया हनी जैसा? ऐसा नहीं होता, राइट. सो डेंसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं. तो इसका आंसर नन आएगा, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है. तो हमने शायद पिछले लेक्चर में ही हीट कैपेसिटी की बात की थी कि किसी भी मैटर का, मतलब किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब आप, तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको गर्मी देनी पड़ती है.
तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी गर्मी देनी पड़ेगी, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और ये भी हमने देखा था कि हर मटेरियल की अपनी एक अलग हीट कैपेसिटी होती है, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है। मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, कितना आपने लिया है, इन सारी चीज़ों पे हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि थर्मोडायनामिक्स में जिस भी चीज़ के आगे स्पेसिफिक लग जाए तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, वो क्वांटिटी पे फिर डिपेंड नहीं करेगी। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सो पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसेस हमने डिफाइन किया था कि जब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम उसका मान लीजिए प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम P1, V1, T1 है, वहाँ से निकल कर जब वो नई कंडीशन में जाता है P2, V2, T2 में, तो मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन थर्मोडायनामिक स्टेट टू अनदर थर्मोडायनामिक स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हम जानते हैं कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी, वेयर Q इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल द वैलिड कंडीशन वुड बी। तो आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पे जो क्लू है वो आपका क्लोज्ड वेसल है। तो अगर आपका वेसल क्लोज्ड है, इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि डेल्टा V जो है वो 0 होगा। तो डेल्टा V अगर 0 होगा तो समझ जाइए कि जो आपकी प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। सो 6 के लिए करेक्ट आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑब्वियसली U इक्वल्स टू Q, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो आप गलती से B मत टिक कर देना, सही आंसर C है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। दैट्स द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका स्टेटमेंट ये भी है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज़ डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। Now the next question is question number 8. Question number 8 is the condition valid for a closed system. So इसके अंदर कई बार एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या फिर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन में से क्वेश्चन आ जाता है जो ऐसा लिटरली वहाँ से उठा लिया होता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ये आपको बुक में दिया होगा कि द कंडीशंस वैलिड फॉर अ क्लोज सिस्टम इज बी, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W। डेल्टा A वाला तो आप जानते हैं, वो ऑफिशियल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। C जो है दैट्स अ कंडीशन फॉर एडियाबेटिक कंडीशन, जिसके अंदर Q 0 होता है। तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। अगर Q 0 है तो सीधी सी बात है कि डेल्टा U इक्वल्स टू W होगा। ऑल द इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। Question number 9 is the state function suitable to deal with heat exchange at constant pressure. Now हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हीट एक्सचेंज होती है और उस दौरान अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो जो है इंटरनल एनर्जी के एक्सचेंज के बराबर होता है, राइट। सो डेल्टा U इक्वल्स टू QE कहा जाता है, विच मीन्स दैट डेल्टा U इज इक्वलेंट टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पर हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमारी प्रोसेसेस जो हैं वो फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब्स में होती हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में, जिस दौरान आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एंड दैट्स वाई एंथैल्पी विच इज़ कंसिडर्ड एज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कंसिडर्ड एज अ बेटर स्टेट फंक्शन टू अंडरस्टैंड हीट एक्सचेंजेस। सो ऑब्वियसली द स्टेट फंक्शन सुटेबल टू डील विद द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी डेल्टा H, B आएगा। Question number 10 is which of the materials could have large value of coefficient of heat capacity. Now just अभी थोड़ी देर पहले ही हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे कि किस तरह से हर मटेरियल अपने आप में अलग होता है। और मान लीजिए आपके पास 3-4 चीज़ें हैं, A, B, C और D, और चारों चीज़ें अलग अलग हैं। कॉपर है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक प्लास्टिक है। तो इन सारी चीज़ों का
जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो सबको अलग अलग गर्मी देनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब उन पर्टिकुलर चीज़ के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े। तो कुछ के बॉन्ड्स वीक होते हैं, कुछ के बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, तो वीक बॉन्ड्स वाले तुरंत वाइब्रेट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी तुरंत बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुरंत बढ़ेगी तो वही चीज़ आपको दिखाई देगी टेम्परेचर के तौर पे, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पर अगर किसी के बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो उनको हिलाने के लिए, उन बॉन्ड्स को शेक करने के लिए, वाइब्रेट करवाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा गर्मी देने पे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस तक, और दूसरे मटेरियल का तुरंत बढ़ जाएगा, राइट। बिकॉज दे हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ हीट कैपेसिटी। सो ऑब्वियसली बॉन्ड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपके, उतनी ही ज़्यादा हीट आपको लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो 10th का आंसर ऑब्वियसली डी डायमंड आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि इस प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड जो है वो डायमंड बनाता है, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वुड नॉट अप्लाई टू। तो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जिन रिएक्टेंट्स की मदद से आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिएक्टेंट्स अपने नेचुरल स्टेट में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या वो नेचुरल स्टेट में है। सो ऑप्शन ए ग्रेफाइट, यस, तो कार्बन जो है ग्रेफाइट फॉर्म में, वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है। सल्फर की बाजू में रोम्बिक दिया हुआ, यस, रोम्बिक सल्फर स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है। डी में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होती है, दैट्स ऑल्सो द स्टैंडर्ड स्टेट। डी सी जो है ऑप्शन डायमंड इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज वी नो दैट एक ही स्टैंडर्ड स्टेट होता है, एंड कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है दैट इज़ ग्रेफाइट एंड नॉट डायमंड। If you look at the question number 12, the enthalpy of fusion would be applicable to। अब एंथैल्पी जो है जिस चीज़ के आगे लग जाती है, समझ जाइए कि वो उस प्रक्रिया से रिलेटेड एंथैल्पी है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोला है, इसका मतलब फ्यूजन से जुड़ी हुई एंथैल्पी। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कौन से ऐसे ऑप्शन है जो मेल्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो 12th में जो है ऑप्शन ए जो है वो क्लियरली है मेल्टिंग ऑफ आइस। सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो 12th का जो आंसर है वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द एंट्रोपी वुड इंक्रीज। अब देखिए एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, पर इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि इस कॉन्सेप्ट के, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूँ। जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने का सवाल है एंट्रोपी की रिलेटेड, बहुत ही आसान है। अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल पूछा जाए कि 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि कौन से ऑप्शंस में प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा हैं। एक सिंपल सी बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तब भी आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से गैस जा रहे हैं तब भी आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा हैं, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा हैं, उस तरफ आप मान सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो आइए इन ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन में अगर आप देखो तो गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं, यस, ए के अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है बिकॉज प्रोडक्ट की तरफ गैस है, रिएक्टेंट की तरफ कोई गैस नहीं है। बी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट की तरफ गैस के मोल ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो एंट्रोपी कम हो रही है। सेकंड वाले में भी एंट्रोपी कम हो रही है। डी के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है बिकॉज रिएक्टेंट की तरफ सिर्फ एक मोल गैस है, प्रोडक्ट की तरफ जो है वो 2 मोल है। सो वी कैन क्लियरली से दैट क्वेश्चन नंबर 13 में ए इज़ द करेक्ट आंसर एज वेल एज डी इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर। Now let us look at question number 14. So which of the following process is not associated with the rise in entropy? तो अभी मैंने बताया आपको कि एंट्रोपी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको यही देखना है कि आप सॉलिड से लिक्विड मूव कर रहे हैं उसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है, लिक्विड से गैस मूव कर रहे हैं उसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है। इसका उल्टा जब करेंगे तो एंट्रोपी ऑब्वियसली कम होगी। तो फ्यूजन ऑफ आइस मेल्ट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर कम होगी, एक्सपांशन ऑफ गैस इन वेसल बढ़ेगी। तो इसमें ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच इज़ मोर देन डेल्टा यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक सिंपल सा इक्वेशन है जो मैं आपको समझाऊंगा, विच इज़ डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी।
कहाँ से आया, तो एक रिलेशन अभी हमने एंथैल्पी में देखा था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो जो हमारा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी का आइडियल गैस इक्वेशन है